hence solubility increases. ओके, समझ में आया क्या? अच्छा, दूसरी चीज, गैस को जब डिजोल्व करते हैं ना, गैस लिक्विड में मिलकर के क्या बनाती है? डिजोल्व्ड गैस, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। Now what? गैस का डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, और अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, if we increase the temperature, then एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। So there are two way to explain it. Second way, first way, both are correct. You can write both in the answers also. तो बहुत ही सिंपल चीज है। क्या किया हमने? हमने इतना बोला भाई कि क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है, गैस का डिसोल्यूशन, और डिजोल्व करने के बाद में, डिजोल्व करने के बाद में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो लीच टेलियस प्रिंसिपल से भी यूज कर सकते हो। ओके, लिखा ही है ना? फिफ्टी नाइन अब तो हो गए, काफी हो गए। जो लेट आया है वो नोट करें, यहीं से स्टार्ट किया था हमने टेम्परेचर से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ से स्टार्टिंग है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। टेम्परेचर पहली बात में लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, गैस का नेचर है मूव करना, है ना, डिफ्यूज होना, डिफ्यूज होना, ये गैस की नेचुरल प्रॉपर्टी है। अब तुमने गैस को डिजोल्व कराना था लिक्विड के अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कम रखोगे। टेम्परेचर अगर तुमने ज्यादा किया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट ऑफ द सरफेस कम हो जाएगा लिक्विड के साथ, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करने लगेगी, गैस मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे। सेकेंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। So if you disturb the equilibrium, then the reaction will go in that direction according to the process. यहाँ पे तो बैकवर्ड हो जाएगी। सर यही फर्स्ट वाला स्लाइड है ना? फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट स्लाइड है ये, नोट किया? यस सर। डन। नंबर दूसरा देख लो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बोलो भाई, प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इट इज फ्लेक्सिबल। गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर। मान लो पहले प्रेशर P1 था,
तो गैस डिजॉल्व हो रही थी कुछ लाइक दिस। नाउ अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो व्हाट विल हैपन? इफ यू इंक्रीज द प्रेशर P2, यहाँ पे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे, सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर above the solution, solubility of gas increases inside the solution. इसको भी नोट कर लो, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की बात है। अच्छा, नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करती है? तो याद रखा, पोलर गैसेस dissolve more in polar solvents like water। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम डिजॉल्व सेम। मान लो हमारे पास HCl है, ऑक्सीजन है, सेम कंडीशंस में वाटर में डिजॉल्व करना है इनको, तो कौन सी ज्यादा डिजॉल्व होगी बताओ इन दोनों में? HCl। ऑक्सीजन लेस डिजॉल्व होगी, बिकॉज ऑक्सीजन जो है ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, NaCl जो है वो पोलर है। पोलर जो है वो पोलर में ज्यादा डिजॉल्व होगा, H2O भी पोलर, HCl भी पोलर। इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस लगेंगे। ऑक्सीजन इज ए नॉन पोलर कंपाउंड, H2O के पास जब वो जाएगा तो उसमें वीक फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है HCl विल बी मोर डिजॉल्व। तो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। आया समझ? तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। हम्म। हाँ सर, हो गया। ओके, तो टोटल तीन चीजें मैंने बताई हैं। गैस का, गैस की सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस से कैसे चेंज होती है।
डन। चलो आगे बढ़ाए। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बाइनरी सॉल्यूशन पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट हो, जिसमें सिर्फ दो चीजें मिक्स हो। ज्यादातर जो मिक्सिंग होती है वो किसकी होती है, लिक्विड लिक्विड की, या फिर सॉलिड लिक्विड की। गैस लिक्विड का तो पहले ही पढ़ा दिया ऊपर। अब देखना, जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई लिक्विड लेता हूँ, इसको कंटेनर में क्लोज कर देता हूँ। मान लो ये मैंने लिया लिक्विड ए, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो भी टेम्परेचर हमने लिया है उस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो वेपराइज होगा। और लिक्विड वेपर्स, और क्या कहते हैं, इस लिक्विड में इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम पे जो वेपराइजेशन की रेट होगी वो कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स की रेट के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्योर ए की वजह से इसको बोलते हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एट गिवन टेम्परेचर। सिमिलरली अगर मैंने एक दूसरा लिक्विड ले लिया बी, ये भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स इट कैन प्रोड्यूस द वेपर्स, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इजीली। ये भी वोलेटाइल है, मतलब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है दूसरा लिक्विड, इट इज कॉल्ड लिक्विड बी। और इस लिक्विड बी के लिए जो प्रेशर आएगा कितना आएगा, पी नॉट बी। ये वेपर इसकी है, टेम्परेचर सेम है। पी नॉट बी क्या हुआ, पी नॉट भी हुआ हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। एक सेकंड। तो पी नॉट ए पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट? नाउ अभी ये तो प्योर है, मतलब जो ए है अकेला लिया है, बी है अकेला लिया है। लेकिन अगर हम इनका बाइनरी सॉल्यूशन बनाए, इफ वी प्रिपेयर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, क्या होगा, ए को बी में मिला देंगे। नाउ क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो ए की भी वेपर्स मिलेंगी, बी की भी वेपर्स मिलेंगी। नाउ वेपर्स ऑफ बोथ ए एंड बी विल बी देयर, वेपर्स ऑफ बोथ ए एंड विल बी बी विल बी देयर। अभी तो ए प्योर नहीं है, मतलब ये सरफेस जो है जहां से वेपराइजेशन हो रहा है, इस पे ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे।
दोनों ही चीजों के मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे, दोनों ही लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे लाइक दिस। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो फास्ट स्पीड के साथ वेपर से बदलेगा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो फास्ट स्पीड के साथ वेपर से बदलेगा। लेट्स से कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, मतलब गिवन टेम्परेचर पे बी इज मोर वोलेटाइल। तो जो वेपर्स बनेंगी, है ना, ये ये ए जो है मान लो वो हमारा ग्रीन कलर वाला है, तो जो ए की वेपर्स हैं वो थोड़ी कम दिखेंगी मुझे लाइक दिस, और जो बी है उसकी वेपर ज्यादा होंगी। पी टोटल जो है उसको पी से लिखते हैं, वो पी ए प्लस पीबी होगा, पी ए प्लस पीबी होगा। और जो हमारे पास पी नॉट बी है और पी नॉट ए, वो तो तभी होता था जब प्योर लेते थे। प्योर तो लिया नहीं है तो अपना 100% तो शो नहीं कर पाएगा बी और ए दोनों, बिकॉज यहाँ एक्सपोजर जो है वो मिक्स्ड है, ए और बी मिला के आ रहा है। ये चीज तुम्हें समझनी है। अब राउल्ट ने क्या बोला कि अगर इस तरीके से एक लिक्विड मिक्सचर है, अगर इस तरीके से एक लिक्विड मिक्सचर है और इनके अंदर अगर मैं पीए की बात करूं तो वो क्या आएगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन, और पी नॉट बी क्या आएगा, सॉरी पीबी क्या आएगा, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन। मतलब अबव द सोल्यूशन जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, वो सॉल्यूशन के अंदर इनके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस द प्रेशर ऑफ द गैस above the solution is proportional to the mole fraction of liquid, यहाँ पे P लिख लो, P मतलब वेपर्स है, इनसाइड द सॉल्यूशन। गैस का वेपर प्रेशर गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, वेपर प्रेशर गैस का यहाँ है और उसको रिलेट कर रहे हैं लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, बिकॉज जितना ज्यादा लिक्विड लेंगे नीचे उतनी ज्यादा वेपर्स मिलेंगे ऊपर। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या है, तो लिखेंगे फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure of each liquid, each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution, to its mole fraction present in the solution। सिंपल सी बात है कि नहीं, जितना भी वेपर प्रेशर आएगा लिक्विड का, वो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा इन द सॉल्यूशन। जैसे ऊपर जो लिखा है पीए कितना आएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। T naught is equal into chi A। हाँ,
पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ऐसे ही पीबी जो होगा वो एक्सपी के प्रोपोर्शनल होगा, और जो पीबी आएगा वो पी नॉट बी, है ना, यही तो बोल रहे हो, सेम ही चीज है। यस सर। तो ये याद रखना है, राउल्ट्स लॉ ये बोलता है, सिंपल सी बात है। सर ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है? पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, देखो ये लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अगर हमने ए को अकेला लिया होता तो उसका प्रेशर कितना आता है, पी नॉट ए। अगर हमने बी को अकेला लिया सर होता थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना। तो उसका प्रेशर कितना आता, पी नॉट बी। ठीक है, लेकिन अगर मिक्सचर लिया, सॉल्यूशन लिया, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पीए प्लस पीबी का समेशन है टोटल प्रेशर। पी नॉट ए और पी नॉट बी अब नहीं शो कर पा रहे हैं, जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग पीए आएगा। 100% वैल्यू पी नॉट ए है, मोल फ्रैक्शन ए है, तो पीए ये वेपर प्रेशर शो करेगा। बोलो इसमें कोई डाउट? नो सर। जिनका ये भी नहीं लिखा था ऊपर का वो भी लिखेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में जो लिखाया है। सर एक बार रॉल्स लॉ निकाल बनाओ, ये नोट करना है। ये नोट कर लिया, ये लिखा है ना? जी सर। अब कौन सा देखना है? सो अभी जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, तो डाल्टन्स लॉ से पता है कि पीए इजकल टू पीए प्लस पीबी होगा। पी नॉट तो मैंने कहीं नहीं लिखा, पी नॉट ए लिखा ना। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। समझा? पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। इफ 100% ए होगा तो प्रेशर पी नॉट ए क्रिएट करेगा। इफ 100% बी होगा, उसी चीज को तो मैं समझा रहा था इतनी देर से यहाँ पे, अगर मिक्सचर ले लिया तो लाइक दिस हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, नाउ ये हमें पता है कि टोटल प्रेशर जो आएगा वो पी ए प्लस पीबी के बराबर आएगा। ए और बी अगर लिए हैं, यहाँ जो प्रेशर पी आएगा, वैल्यूज को पुट करो। ना तुम्हें पता होगा एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 1। 1। टू ही कंप्लीट
ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पी नॉट ए एक्स ए ये है, इसको मैं बाद में लिखूंगा। पी नॉट भी पहले लिख लेता हूँ, और एक्स ए को कॉमन भी कर लो। इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर तुम्हें बी के फॉर्म में नहीं लिखना, ए के फॉर्म में लिखना है, तो वैसे भी लिख सकते हो। तो ये तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट जिनसे हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। कैसे किया है? P इक्वल टू पी ए प्लस पीबी होगा सिंपल गैसियस समेशन से। ना P इक्वल टू पी नॉट एक्स से राउल्ट्स लॉ लिख दिया। ये राउल्ट्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो। फिर इसको थोड़ा सॉल्व किया और इस तरीके से आंसर आया। दो फॉर्मूलाज न्यू बनते हैं, दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट। डन और नॉट? Done, sir. ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो तुमको मैंने ये भी बताया कि अगर अकेला ए होता तो पी नॉट ए होता, अकेला बी होता तो पी नॉट बी होता। मिक्स किया तो इस तरीके से फॉर्मूला आया। नाउ आप लिक्विड के अंदर जो कंपोजिशन है उसको चेंज करने पे टोटल वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है, उसको हम बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड लिक्विड कंपोजिशन कर्व। ए और बी का लिक्विड में जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पे बनाएंगे। ऐसा, ठीक है। ये एक तरीके का डुअल ग्राफ है, देखना ध्यान से। सिंपल है बहुत। इस तरफ मैं ए लेता हूँ, पूरे पे ही ए भी है। लेफ्ट साइड में मैं दिखा रहा हूँ कि जब प्योर ए है। अगर प्योर ए होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बताओ, बोलो। इफ यू हैव टेकन प्योर ए, तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, बोलो। 0 होगा, sir. नहीं, 1 होगा। नहीं, 0 होगा। नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ। वेपर प्रेशर कितना होगा अकेले ए का? सिर्फ ए लिया है अगर, तो ए को लेने पे कितना वेपर प्रेशर आता था? नॉट है। पी नॉट है। वेरी गुड। ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, पी नॉट है हमारा। जब ए कंप्लीट है तो बी कितना होगा? 0। 0 होगा। अब हमने ए और बी को मिलाया है। अब अगर ए कितना है 1, तो बी 0 है। राइट साइड में हम ले रहे हैं, एक्सट्रीम राइट में ए 0, तो बी कितना होगा फिर? 1.
अगर बी 1 होगा तो सारा का सारा लिक्विड में क्या होगा? P not B. हाँ, तो वेपर प्रेशर पी नॉट बी। अब इसकी वैल्यू पी नॉट बी की क्या होगी? इससे ज्यादा क्यों? ये हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में। हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा बी रहेगा वो हमेशा ज्यादा वोलेटाइल है। समझ में आया? ये तो इतना तुमने दिखा दिया। अच्छा, ए की बात करो। अगर ए का मोल फ्रैक्शन घटा रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बिकॉज अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन घटाऊंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ऐसी लाइन आएगी एक। अगर मैं बी का मोल फ्रैक्शन कम कर रहा हूं इसी लाइन पे नीचे वापस आने पे, तो क्या होगा? बी का वेपर प्रेशर भी घटेगा। ऐसे मिला दूं, कोई प्रॉब्लम? तो ये जो लाइन है बी वाली, इसका पीवी इक्वल टू क्या होगा? P not B into chi B. हम्म। और इसका क्या होगा? P not A into chi A. पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन का मिनिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है? बोलो। सॉल्यूशन का मिनिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है? कैन यू टेल मी? Sir, P not A या P not B वैसा. पी नॉट ए मिनिमम होगा और मैक्सिमम पी नॉट बी मोल होगा। फ्रैक्शन सेम होगा. P not A. तो जो सॉल्यूशन है उसके लिए क्या ग्राफ आएगा देखो। अरे इसको सीधे मिला लेना, ठीक है? ये सॉल्यूशन का है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P not A into chi A plus P not B into chi B. हाँ, ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शंस को चेंज करें तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? Yes sir. अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए का ज्यादा लूंगा तो जो टोटल प्रेशर होगा वो ए की तरफ लाई करेगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन बी वाला ज्यादा लूंगा तो मोल फ्रैक्शन बी ज्यादा होने की वजह से पी नॉट बी की तरफ लाई करेगा टोटल प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ का यूज करके हम लिक्विड कंपोजिशन कर्व बना सकते हैं। जल्दी से नोट करो इसे। सारे ग्राफ यहाँ पे कैसे होंगे? लीनियर, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स टाइप के ग्राफ्स थे पीवी पीवी की। पी नॉट ए वाले का ग्राफ था एम एक्स प्लस सी टाइप का। बहुत आसान ग्राफ है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन। Yes sir. वेरी गुड। नाउ इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा दो। यहाँ मैंने लिक्विड ए लिया था,
यहां मैंने लिक्विड भी लिया था। ना क्या होगा, वेपर्स बनेंगी। कब तक बनेंगी, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ए और बी दोनों की इक्विलिब्रियम के बाद में वेपर प्रेशर पी ए पी बी है, पी ए है और पी बी है। ना ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कितना है। दिस P is total pressure of the solution. PA is the pressure of vapors of A. B is the pressure of vapors of B. Mole fraction of A inside the liquid कितना है? बताओ यहां पे भी मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा गैसेस का? यस और नो? यस और नो? बोलो भाई, क्या लिक्विड के ऊपर भी मोल फ्रैक्शंस होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स? मान लिया यहाँ पे वेपर्स में ए की वेपर्स का मोल फ्रैक्शन वाई ए है, बी की वेपर्स का मोल फ्रैक्शन वाई बी है। तो क्या मैं बहुत आसानी के साथ लिख सकता हूं, डाल्टन के लॉ से अगर मैं बताना चाहूं पी ए कितना होगा तो कितना होगा? बोलो, कितने लोगों को समझ में आई है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन फॉर द गैस। यस और नो? आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? देखो डाल्टन का जो लॉ है वो किसको रिलेट करता है? गैस को गैस से रिलेट करता है, लेकिन राउल्ट का जो लॉ है वो गैस को लिक्विड से रिलेट करता है। इसमें कोई डाउट? नो सर। इस डेटा का यूज कर सकते हो तुम, जब तुम्हारा मन हो तब यूज कर लेना। मान लो तुम्हें इस वैल्यू से वाई ए निकालना है, कैसे निकालोगे? पी ए अपॉन पी, यस। वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ, एक्स ए सर बट इनिशियली जब हमने दोनों का मिक्सचर बनाया तो जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्स ए प्लस, जो भी मोल फ्रैक्शन था वो सर वो दोनों का टोटल होगा ना एक्स ए प्लस वाई, जब हमने इनिशियली रखा है दोनों का बाइनरी मिक्सचर। वाई ए तो वेपर में है ना, वेपर तो थी नहीं इनिशियली। बट वेपर लिक्विड से ही बनी ना। हाँ वेपर लिक्विड से बनी है, लेकिन जो हमने ये बात करी है वो तब करी है जब वेपर्स बन चुकी हैं, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये एक्स से कब है? एट इक्विलिब्रियम। ये कब है आप बताओ? ओके सर। आया समझ में? यस सर। अब यहाँ देखो, तो ये बहुत अच्छा है, इसने डाउट पूछा है ना। कई लोगों को ये आ सकता है डाउट कि ये कहाँ से आ गया, ये तो इसमें से माइनस होना चाहिए, बट एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम पे लिया जाता है। तो भाई इक्विलिब्रियम पे जो है वो हमारा जो लिक्विड है और वेपर दोनों ही मौजूद थे, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे ही मेजर कर सकते हैं। जब हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पे है,
जो डाल्टन का लॉ लगा रहे हैं वो भी इक्विलिब्रियम पे है। हर चीज हमने इक्विलिब्रियम पे करी है, तो ये एक्स ए और वाई ए सब इक्विलिब्रियम पे है। तो ये एक अच्छा इसमें जो है याद रखना तुम्हें, सिंपल सी बात है, बट मे भी किसी को आ सकता है डाउट, चीज को समझेगा वो। अब आसानी से आंसर आएगा। वाई क्या है? वाई नहीं बताया मैंने क्या है, कहीं पे भी नहीं बताया वाई क्या है। वाई क्या है नहीं बताया। इसको बोलते हैं वेपर फेज, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन फेज। है ना। अच्छा तो समझ में भी नहीं आया, बताया नहीं, लिखाया नहीं है, बताया सब है। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। वाई ए मैंने बताया नहीं तो कैसे समझ में आया नीचे फिर। वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। सिंपल सी चीज है, उसको समझो बार बार जब तक नहीं समझ में आता। ये लिक्विड है, इसमें ए और बी मिलाए हैं। लिक्विड में मोल फ्रैक्शंस ये हैं इक्विलिब्रियम पे, उसी समय वेपर्स भी मौजूद हैं। एट दैट टाइम वेपर्स के अंदर ए जो है उसका मोल फ्रैक्शन वाई ए है, और जो बी है उसका मोल फ्रैक्शन वाई बी। मतलब लिक्विड में जो ए है वो एक्स ए है, और वेपर्स में जो ए है वो वाई ए है। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों लिक्विड अलग अलग वोलेटाइल है। मिलाया तो तुम लोग मान लो था 1:5 के रेशियो में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 1:5 के रेशियो में ही यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि बी ज्यादा वोलेटाइल है। बी क्या है? ज्यादा वोलेटाइल। हो सकता है 1:5 के रेशियो मिलाया है, लेकिन जो वेपर्स बने 1:7 के रेशियो में बन जाए। दिस इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल? क्योंकि जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी वेपर्स ज्यादा बनेंगी। सर जो मतलब वाई बी वाई ए से ज्यादा होगा। हाँ वाई बी वाई ए से ज्यादा होगा ना। हाँ ज्यादा होगा, और एक्सपी के रिस्पेक्ट में भी ज्यादा होगा इफ वोलेटाइल इज मोर। मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर तुम्हें वाई ए और वाई बी निकालने हो एक्स ए और एक्स बी के डेटा से, तो कैसे निकालोगे बताओ? इन फॉर्मूले से निकालोगे। ओके, ये कोई फॉर्मूला नहीं है वैसे, सिंपल सी चीज है। वाई ए क्या होगा डाल्टन के नियम से? पी ए अपॉन पी, और पी ए की वैल्यू कितनी है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और टोटल प्रेशर जो है वो पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी है। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा।
डन, कुछ बचा है? एनीथिंग रिमेनिंग? लिखने को कुछ बचा है इसमें से? देखो, जो डाल्टन का नियम है, तो डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने ये बोला था कि भाई पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है वो गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लेकिन हमें टोटल प्रेशर पता नहीं है, हमें पी नॉट है, पी नॉट भी पता है, एक्स है, एक्स भी पता है, तो निकाल लोगे। ये वाला फॉर्मूला भी यूज करता है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने लिक्विड डाल दिए, वेपर्स बन गई। लिक्विड ए ले लिया 1 मोल, 2 मोल ले लिया मान लो, और 60 mmHg लिक्विड बी ले लिया, पी नॉट बी ले लिया, नाउ फाइंड पी ए, वाई ए, वाई बी। सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आता होगा तो कर लोगे आराम से, है ना? कोई डाउट? वाई कितने लोग को नहीं समझ में आया अभी भी? वाई 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 नहीं समझने वाले कितने लोग हैं? नहीं आया? वाई का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द वेपर फेज, सिंपल। अच्छा, वाई ए लिखा है, वाई ए, ओके। 1/3 2/3 आ जाएगा भाई, होगा क्या बात है? तो बहुत आसान आंसर, इजी आंसर है। ओके, एक्स ए इक्वल टू वाई, एक्स ए इक्वल टू वाई ए क्यों हो जाएगा? ऐसा भी होता है क्या? एक्स ए लिक्विड में है और वाई ए वेपर में है, दोनों सेम हो जाते हैं क्या? वो तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में होता है। और बताओ कुछ विवान। एक्स ए लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए को वाई ए नहीं बोल सकते हैं, एक्स ए लिक्विड में है और वाई ए वेपर में है, दोनों अलग अलग है। ये तुम्हारा 24 आ रहा है, 24 कैसे आ जाएगा? 24 आ जाएगा मतलब 60 से भी कम, 80 से भी कम, ऐसा कहाँ होता है? 60 और 80 के बीच में आएगा आंसर।
60 और 80 के बीच में आंसर आएगा, ये मैं बता सकता हूँ बिना सॉल्व किए। बाकी आंसर मुझे नहीं पता है, मैंने जो कर्व बनाया था उससे बता सकता हूँ मैं, 60 और 80 के बीच में आंसर आएगा। क्योंकि सर एमएम ऑफ एच जी आपने दिया हुआ 60 से कम हो नहीं सकता, 80 के ऊपर जा नहीं सकता, इसी के बीच में आएगा। इसी के बीच में आएगा, वेरी गुड। फिर आंसर क्या आएगा? निकाल रहा हूँ सर, एक मिनट। ओके, यस स्टूडेंट, वेरी गुड। सब प्रतीक्षा, सॉरी मैंने देखा नहीं था ना तुम्हारा आंसर, उस समय ध्यान नहीं दिया था। फिर से ट्राई करो, स्टूडेंट का सही आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तुम लोगों ने, आई थिंक होनी नहीं चाहिए लेकिन मिस्टेक। इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इसमें सॉल्यूशन है, वो है क्या है, फॉर्मूला है इसमें। ये ज्यादा लंबी क्लास है क्या? अच्छा अभी आधे घंटा और है, तो जल्दी करो, इसमें और भी हम लोग कवर करेंगे। आंसर्स, और आंसर्स दो, एक दो लोग ने दिए सिर्फ। देखो भाई, ये 60 पढ़ा था ना सबने, तो फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। मैंने पी ए लिख दिया है, गलती, सॉरी पी पूछा है मैंने। पी ए चलो निकाल दो, जो पूछा है वही निकाल दो, बड़ी बात है। पी ए जो निकाला है इसका मतलब वो बहुत अच्छा निकाला है किसी बच्चे ने, इसका मतलब संजय राठौर का आंसर सही है। हाँ सर। है ना? अरे आर्यन तुम्हारा 120 कैसे आ रहा है? तुम्हारा अभी भी 120 आ रहा था, समझा दिया मैंने। नहीं, तुम्हारा जो आंसर है ना, पी नॉट ए, अरे पी नॉट ए नहीं पूछा है बच्चा, पी नॉट ए तो दिया है मैंने 60। पी ए पूछा था तो वो सही निकाला उसने, एक्चुअली सही बात है। सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन निकालो, टोटल मोल्स कितने हैं? 5 है ना? 2/5 आएगा। एक्सपी सर कितना है? ये 24 आ रहा है क्या? हाँ ये 24 आ रहा है। हाँ, 24 ही आना चाहिए जैसा अभी लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने पी ए लिख दिया था वहां पे गलती से, बट चलो वो भी एक क्वेश्चन है। पी ए भी निकाल लो, पी भी निकाल लो, पी भी निकाल लो, सभी निकाल लो, क्या है इसमें। पी ए पी नहीं लगता है। आ, अभी देखो, अभी बता देता हूँ कैसे आता है। तो 2/5 है ना, 7 कैसे है? 2 और 3 5 होता है, 3 लिखा है, ये 5 नहीं है। 3 तो लग ही रहा है मुझे, 5 नहीं है वो। पी ए कितना आएगा? कितना आएगा? 24, वो सही था उसका, संचय का। और पी भी कितना आएगा? कितना है? 80। और 3/5 तो 48। तो पी कितना आएगा? 72। तो इस युद्ध का सही है, लेकिन उसने पी निकालना था, पी निकाला था उसने, सही है। हाँ, डाटा डाटा गलत हो गया होगा। आर्यन तुम्हें समझ में आया कैसे किया गया? ओके।
देख लो भाई सारे लोग, पीए जो है फॉर्मूला लगाया है हमने, फॉर्मूला भी लिख दूं क्या? ऐसे पी पी क्या होगा, वैल्यू पुट करना है। ओके, मतलब ये पता चला कि ए 24 दे रहा है, बी 48 दे रहा है, टोटल प्रेशर 72 है। तो सिंपल लगाओ, डाल्टन्स के लॉ से लगा दो, वाई ये कितना आएगा, तो पी ए कितना होता है 24, और टोटल कितना है 72, 1/3 आएगा। अगर ये 1/3 है तो दूसरा वाला 2/3 आएगा। सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो आंसर सही है तुम्हारा। आर्यन तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ कुछ गलती कर रहे हो यहाँ पे, देखो संजय राठौड़ का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, वेरी गुड। वाई ए वाई भी काफी लोगों ने सही दिया आंसर। विवान तुम्हारा आ गया आंसर? यस सर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट? नो सर। इसका ग्राफ जो है ना वो ऐसा है, ऐसा, इधर बना लो। अच्छा ये कितना है, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है 2/5, मान लो यहाँ पे 2 और 3 इधर, हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे 72 आंसर आ रहा है, लाइक दिस। ओके, ये लिक्विड कंपोजिशन कर्व है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें थोड़ा ना है, सिलेबस में किधर है, इस चैप्टर में थोड़ा ना है वो। इधर देखो, राउल्ट्स लॉ, इस चैप्टर में जो है सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे। ये स्पेशल केस ऑफ व्हाट, हेनरी, हेनरी वाला पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही तो है, मैच करता हुआ। भाई अगर पानी में कुछ डाला है और यहाँ पे गैस है, तो वही मोल फ्रैक्शन अगर यहाँ पे x1 है, और यहाँ पे गैस का प्रेशर है P1, तो P1 क्या आता है, KH इंटू x1,
ये हेनरी वाला हो गया। और राउल्ट्स वाले से कैसे आता है? सॉल्यूशन के अंदर, राउल्ट्स वाला सॉल्यूशन के अंदर आता है। P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। इस तरीके से समझ सकते हो कि दोनों में एक मैचिंग है। मतलब दोनों क्या कहना चाहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो पार्शियल प्रेशर है, क्या समझ में आया? पार्शियल प्रेशर जो किसका है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है? वाई है। जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे है वो P1 है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। वहां पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड। थोड़ा अलग है बट स्पेशल केस के अंदर उसको डाला जाता है। ये जो गैस अंदर डिजॉल्व हो गई है उसका फ्रैक्शन होता है हेनरी में, और यहाँ पे लिक्विड एक्चुअल का होता है जो लिक्विड वोलेटाइल है। ये लिक्विड वोलेटाइल बन के वेपर्स में जाता है। ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड्स में कभी पूछते हैं कि ये कैसा स्पेशल केस है, ये लिख के दो चार बातें लिख देना उसमें, फॉर्मूले से देख के एक जैसे लगता है। वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर भी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, राउल्ट से प्रोपोर्शनल है। ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे हो? हेनरीज लॉ केस ऑफ नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो है सिर्फ रिजोल्यूशन की बात है, गैस की बात नहीं है ना उसमें। उसमें उसमें ऐसा है कि मान लो दो सॉल्वेंट है हमारे पास, उसमें एक तीसरी चीज मैंने मिलाई, तो एक सॉल्वेंट के पास कितना जाएगा, दूसरे के पास कितना जाएगा, है ना? वो तो अट्रैक्शंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। उसमें गैस का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इन दोनों की बात करी जाती है। ये दोनों साथ में रखना बस। नस डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी यहाँ पे तुम्हें काम नहीं आएगा, इमिसिबल लिक्विड्स के लिए उसको यूज करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ का आपस में कनेक्शन जो है वो भी तुम्हें समझना पड़ेगा। सर एक मिनट, हाँ? जस्ट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हो गया सर। ओके। अच्छा, सॉलिड को अगर मिला दिया तो नॉन वोलेटाइल कोई भी सॉलिड हो, अगर मैंने लिक्विड में मान लो NaCl मिला दिया, तो वेपर प्रेशर कम होगा वाटर का या ज्यादा होगा? कैन यू टेल मी?
अगर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो व्हाट विल हैपन? डिक्रीज करेगा। यस, यस प्रतीक्षा, करेक्ट। संचय सही है। क्या बात है, देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है, NaCl कैसा है? नॉन वोलेटाइल, उड़ता नहीं है ये, डोंट वांट टू एस्केप। लेकिन NaCl तो डिजोल्व हो जाता है ना पानी में। NaCl पानी में क्या हो जाता है? डिजोल्व। पहले क्या होता था, सारे के सारे ड्रॉपलेट्स वाटर के थे, कैसे भी डिफरेंट हो, कुछ भी हो, NaCl के प्रोडक्ट है तो डिफरेंट, उससे मतलब नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उड़ना नहीं चाहता। अगर वो उड़ना नहीं चाहता, मान लो इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर का है ये, तो डिजॉल्व होने के बाद ये सरफेस ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? तो पहले जितनी वेपर्स बनती थी उससे तो कम वेपर्स बन पाएंगी। तो एक गिवन सरफेस एरिया में, गिवन पर यूनिट सरफेस एरिया में जो वेपर्स हैं उनके नंबर्स कम हो गए। तो पता है वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। तो जब यहाँ पे वेपर्स डिक्रीज कर गई तो जो H2O है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, तो अब NaCl मिक्स्ड पानी को बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी भी उतना ही है। मान लो T टेम्परेचर पे NaCl मिलाया, अब NaCl को बॉयल करने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका वेपर प्रेशर कम है। इसको 180 तक ले जाना है, काफी हीट करना पड़ेगा। सादा पानी होता, प्योर वाटर होता, तो हीट कम करना पड़ता, तब NaCl उसके वेपर प्रेशर की लोअरिंग नहीं करता। मतलब ये है कहने का, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दूं जो कि डिजॉल्व हो, सॉल्यूशन बनाए, तो वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट को लोअर कर देता है। दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। आगे बढ़ेंगे। सर अगर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है लिक्विड में तो उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का सेम रहेगा ना? क्या? अगर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है लिक्विड में तो लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा कुछ? यस यस यस, बिल्कुल। मान लो डिजॉल्व नहीं हुआ तो नीचे बैठ जाएगा। मान लो पत्थर डाल दिया, पत्थर, पत्थर क्या जाएगा? नीचे बैठ जाएगा पत्थर। लिक्विड तो उतनी एक्सपोजर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी बात। मान लेंगे पानी वही है, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं वेपर प्रेशर आएगा। वो अलग बात है, तुम हीट कर रहे हो, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि ये भी बेचारे हीट होंगे ना। वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुमने हीट करा यहाँ से, वही ये जो पत्थर डाले मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे, पहले पत्थर हीट होंगे फिर पानी हीट होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वेपर प्रेशर विल नॉट चेंज। पत्थर डाले अगर, पत्थर नीचे चले गए, डिजॉल्व तो हुए नहीं पत्थर, पानी तो वही रहा,
सब जगह क्या है, लिक्विड के ही लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है। वेपर प्रेशर को उतनी बढ़ रही है, उतनी बढ़ रही है, उतनी बढ़ रही है। पत्थर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने ऐसी चीज डाली जो डिजॉल्व नहीं होती है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा वेपर प्रेशर से। डिजॉल्व होना चाहिए लेकिन नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्यूशन बनना चाहिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो सॉल्यूशन है ही नहीं, वो तो नीचे बैठ गया। नीचे बैठ जाने वाले का इफेक्ट बहुत ही कम है। क्यों? प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत तो डिजॉल्व होता है, थोड़ा बहुत डिजॉल्व होता है, लेकिन अगर आइडियल ले लिया ऐसा पत्थर टाइप का कुछ जो डिजॉल्व नहीं हुआ, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। लेकिन अगर नमक डाल दी, शुगर डाल दी, तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होते हैं तो क्या करते हैं, ये पानी के बीच की जगह घेर लेते हैं। तो सरफेस पे कुछ पानी होगा, थोड़ा बहुत NaCl भी होगा, वो वेपर्स नहीं बनाएगा, वो लिटाइल नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पे भी राउल्ट्स लॉ लगेगा। यहाँ पे जो नया प्रेशर आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी इंटू P0H2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मोल फ्रैक्शन पानी का होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्रिएट होगा और बाकी का लॉस हो गया। NaCl कोई भी कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं। अगर मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊं, मान लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पहले 0 था, तो वेपर प्रेशर भी कितना आएगा सॉल्वेंट का, 0। तो राउल्ट्स लॉ अगर फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो लीनियर ग्राफ है y=mx टाइप का, यहाँ पे इसे मिला दो इसको, है टेढ़ा करके, कोई बात नहीं, सीधा ही है वैसे वो। क्या आएगा, P0, P0 वाली वैल्यू ये है। P0 वाली वैल्यू पे मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे सॉल्वेंट का, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी। नेक्स्ट आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कोई बताएगा? यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल का थोड़ा मतलब अलग है। ग्राफ एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा ठीक है। मैंने ये बोला कि भाई पानी में क्या डाला, नमक डाला ना, तो जो प्रेशर पानी की वजह से आ रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ये डायग्राम इस ग्राफ से बनाया है, इस इक्वेशन से ये ग्राफ बनाया है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी देखो, अभी कोई दिक्कत, बोलो। अरे y=mx है, x क्या होगा, फ्लो।
ओके, तो वही यही बात है कि यार जैसे उसमें समझाया था वैसे यहाँ समझना है। हाँ, बढ़ते जाएगा बस, और क्या। अच्छा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जैसे आइडियल गैस होती है, क्या होती है आइडियल गैस? जो हर एक टेम्परेचर पे, हर एक प्रेशर पे, हर एक वॉल्यूम पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। ऐसे राउल्ट लॉ जो है वो सॉल्यूशन के लिए आइडियल है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? a solution which obeys Raoult's law at each and every composition. बस उसी को बोलते हैं क्या? राउल्ट्स लॉ। हर एक कंसंट्रेशन की रेंज पे। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन की एक और बात होती है, इसका डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो होता है, इसका डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होता है। मतलब अगर तुमने एक वॉल्यूम V1 और V2 वॉल्यूम के लिक्विड को मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो लॉस और गेन इन द वॉल्यूम। 50 ml ए और 10 ml बी मिलाया तो 60 ml वॉल्यूम मिलेगा। देयर विल बी नो, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। इस पे एनएमएसटी में क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, जहां वॉल्यूम बदल जाता है बहुत आसान तरीके से। तो वॉल्यूम जब बदलता है तो क्या देखते हैं हम? मास अपॉन डेंसिटी। मास तो चेंज नहीं होगा, फाइनल डेंसिटी दी है तो वॉल्यूम नया आ जाएगा। इट्स कंजर्व्ड, इट इज गिवन, वॉल्यूम निकाल लो। बट आइडियल सोल्यूशन में क्या है? कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जितने सवाल तुम लगाते हो फिजिकली केमिस्ट्री में वो सब आइडियल सोल्यूशन मान के लगाते हो ना। इसका 10 लिया, उसका 20 लिया, 30 हो गया, ऐसे करते हैं ना। कभी नहीं बोलते कि 29 हो गया, क्योंकि हम आइडियल सोल्यूशन मानते हैं। हम क्या मानते हैं? आइडियल सोल्यूशन। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, 1-2 ml का फर्क पड़ जाता है। प्रैक्टिकली 1-2 ml का फर्क पड़ जाता है। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है? वॉल्यूम चेंज। डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज। कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, ना तो हीट रिलीज होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी। इन एन आइडियल सॉल्यूशन देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। ए और बी का कुछ कैसा भी हम रेशियो लें, कैसा भी रेशियो, कैसा भी रेशियो लोगे, कभी भी नेवर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नहीं होगी। सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट लॉ को ओबे करेगा। क्यों ऐसा होता है देखो, मान लो ए ए इंट्रैक्शंस थे, और इनको मिला के बना ए बी इंट्रैक्शन। ए ए इंट्रैक्शंस, बी बी इंट्रैक्शंस और ए बी इंट्रैक्शंस सारे इक्वल होते हैं, तब बनता आइडियल सोल्यूशन। मतलब ए और ए आपस में जितना खींचते थे, बी और बी जितना खींचते थे, उतना ही ए भी खींच रहा है, तभी आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ए के मॉलिक्यूल ए को जितना अट्रैक्ट करते थे, बी के मॉलिक्यूल बी को ही उतना अट्रैक्ट करते थे, और ए बी मॉलिक्यूल भी आपस में उतने अट्रैक्ट करते हैं। देन ओनली वी कैन कॉल इट अ आइडियल सोल्यूशन। If there is change in the interaction between the molecules, then the solution will not be ideal. इसके एग्जांपल देख लो।
जैसे कि एलपीजी, एलपीजी में क्या मिलाते हैं बताओ? कैन टेल मी? मुझे पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, एलपीजी में क्या मिलाते हैं? एलपीजी में कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन नहीं होती इस चेत, मीथेन गैस नहीं होती है। मीथेन तो मार्स गैस होती है ना, नेचुरल गैस। वो तो उसमें होती है ना, सीएनजी में। वो जो टेम्पो होते हैं ना, ऑटो, उसमें होती है। मीथेन गैस ना, उसकी स्मेल भी खराब होती है थोड़ी। अच्छा, नॉर्मली जो मीथेन गैस है वो सारी की ये गैसें अडरलेस है, लेकिन उसमें मिक्स होता है ना H2S और भी गैसेस, इसकी वजह से स्मेल आती है मार्स गैस। नो, प्योर फॉर्म में लोगे तो कोई स्मेल नहीं आती। प्रोपेन और ब्यूटेन का आंसर सही है जितने लोग का है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन है। एलपीजी में जो है, अब मुझे ये बताओ, ये दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, तो ये मिक्स आसानी से हो जाते हैं। तो ये कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। सेम तरीके की चीजों को मिक्स करोगे ना, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, जिनमें फोर्सेस एक जैसे हो, एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो, कोई नई चीज ना बने। जैसे बेंजीन में मिला दिया टोलुइन, तो अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन। इनमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, दीज आर लाइक सेम टू सेम। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। बंद कर दे इसको, क्लास तो नहीं इसके बाद है? नहीं सर। ओके, चलो बाय बाय, Thank you. रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन इंपॉर्टेंट।